अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बेटा जी, आज मैं हाज़िर हूँ चैप्टर नंबर 2 क्लास फर्स्ट ईयर के लेक्चर नंबर 13 के साथ। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नेम है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अब हम कर रहे हैं कि हमारी किताब में, हमारी बुक में सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी के बारे में क्या लिखा है। तो मेरा बच्चा, अब हम ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर ये था कि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ी हुई हैं और लंबी चेन्स बना रही हैं। क्या बना रही बेटा? चेन्स। तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद आया कौन सा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आप फर्ज कर लें कि अगर मैं अपने बाल की एक लट बाहर निकाल लूँ, डन, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। वो एक सीधी लट आ रही, मेरी बालों की सीधी लट आ रही। इसी तरह अगर मैं तस्बीह हाथ में पकड़ लूँ तो तस्बीह के जो दाने हैं वो दाने अमीनो एसिड्स हैं और उनके अंदर जो धागा है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड ने तस्बीह के दानों को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। तो बेटा, तस्बीह के जो दाने हैं, जो मोती हैं, ये जो आ रहे हैं, जो अमीनो एसिड्स अगर लीनियर ऑर्डर में एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, तो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसको हम पीपी चेन बोलते हैं, दैट इज पेप्टाइड चेन। कौन सी चेन बेटा? पेप्टाइड चेन। फर्स्ट पॉइंट, पेप्टाइड चेन डोंट लाई फ्लैट। ये पेप्टाइड चेन एक सीधी लाइन की तरह नहीं होती, एक सीधी चेन की तरह नहीं है, बल्कि ये कॉइल हो जाती है। तो ये जो चेन है पीपी चेन, ये पीपी चेन यूं करके कॉइल हुई हुई होती है, या यूं, या फिर ये इस तरीके से जारी होती है ऐसे। तो दो अदद चेन्स आपस में यूं लिंक्ड होती हैं, या फिर चेन यूं जाकर आगे से टर्न बैक होकर तो फिर वापस आती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेन्स सीधी थी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पता लगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे डोंट लाई फ्लैट, दे कॉइल इनटू हीलिक्स। या तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, दैट इज हीलिक्स, या फिर सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कोई और, ये वाली जो मैंने अभी बनाई, एक अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन बना लेती हैं। तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के कर्ल्स पड़ जाएं, दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं अब अपने लट के बालों की लट में मैं मार्कर के इर्द गिर्द करके तो एक जेल वाला स्प्रे कर लूँ, तो जब वो स्प्रे करूँगा, बच्चियाँ खूब मुझे समझ रही होंगी, तो वो उसका क्या पड़ जाएगा बेटा? उसका कर्ल पड़ जाएगा। तो बालों के कर्ल बनाना सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। बालों में कर्लिंग डालना क्या है बेटा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो अगर बाल आप स्ट्रेट करवा रहे हो तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब अगर आपने कर्लिंग करवा ली है तो वो क्या है? वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो कॉइल इनटू हीलिक्स या फिर सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, पुत्र यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये देखो, ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये बाकायदा तौर पर यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। ज्योमेट्रिक से मुराद यानी एक ख़ास किस्म की शेप्स बनाते हैं। और ईच टर्न ऑफ द स्पाइरल में, एक टर्न ऑफ द स्पाइरल में बेटा 3.6 अमीनो एसिड्स आती हैं, दैट इज 3.6 अमीनो एसिड्स एक टर्न में आती हैं। एक टर्न में कितनी अमीनो एसिड्स आ रही हैं? 3.6 अमीनो एसिड्स आ रही हैं। और हाँ, तो जो मैंने कहा नहीं कि मैं वो बाल की लट निकाली, उसको मार्कर के इर्द गिर्द मैंने घुमाकर ऊपर मैंने स्प्रे मारा,
तो किसी ने पूछा भाई स्प्रे क्यों मार रहे हो, तो मैंने उसको बोला यार स्प्रे जो है ना ये कर्ल खुलने नहीं देगा, स्प्रे कर्ल को खुलने नहीं देगा। तो जी हाँ, इसकी जो कर्लिंग है ना, इसकी जो स्पाइरल शेप है, इसकी जो कॉइलिंग है, उस कॉइलिंग को कौन रोकेगा? रोकेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये ना बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे इनके, ये कॉइल में इतने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे कि आप इसको खोलोगे तो ये खुल नहीं पा रहे होंगे, तो पता लगेगा क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो उन्होंने ये कॉइलिंग डिजाइन की हुई है। तो कॉइलिंग जो है इट इज डिजाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो इन्हें खुलने नहीं देंगे। इन्हें क्या नहीं होने देंगे बेटा? खुलने नहीं देंगे। अच्छा बच्चों, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर तो सिंपल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिस तरह ये बना हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे? अल्फा हीलिक्स। इसको क्या बोलोगे? अल्फा हीलिक्स। और अगर बेटा दो चेन्स आपस में लिंक्ड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए, यहाँ एक चेन जा रही है फिर आगे से टर्न होकर वापस आती, फिर यहाँ से टर्न होकर उधर जा रही है, तो ये भी क्या है? ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं कि फ्लैट नहीं है जनाब, तो ये सीधी नहीं जा रही, उल्टा ये टर्न होकर आगे से, तो इधर से टर्न होकर इस तरीके से टर्निंग होती है। तो इसको बीटा प्लीटेड शीट्स बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? बीटा प्लीटेड शीट्स। और इसके साथ ही हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म हुआ। दोबारा सुन लें कि पॉलीपेप्टाइड चेन फ्लैट नहीं होती, पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल्ड होती हैं, हीलिक्स बनाती हैं, ये वाली हीलिक्स, या फिर कोई दूसरी रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन बना देती हैं। यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं, और 3.6 अमीनो एसिड्स होती हैं, एक कर्ल में एक टर्न में ऑफ द स्पाइरल, एंड डिजाइन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स दो हैं, अल्फा हीलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग पॉज करके तो पढ़ लें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की रीडिंग कर लें, ठीक है। और अगर आपको लगे ऐसा कि मैंने कुछ बताया नहीं, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। डन पुत्र? लो जी, नेक्स्ट आया, उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों ने रीडिंग कर ली होगी, और अब हम आगे चलते हैं, और वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर। लो जी, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है मेरे बच्चे? टर्शरी स्ट्रक्चर में ये है कि मैंने लट निकाली, लट जो थी, जो कि स्ट्रेट बाल थे, वो था प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने उसमें क्या डाल दिए थे? कर्ल। तो कर्लिंग क्या हो गई थी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब अगर मैं उस पूरे कर्ल को पकड़कर एक जूड़ा बना लूं, आज तो बेटियों के मतलब की बात हो रही भाई, वाह भाई वाह। अगर मैं उसका जूड़ा बना लूं, जूड़ा, तो बेटा जी जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर मजीद कॉइल और रिकॉइल होकर आप उसका ग्लोब्यूल बना लो, ग्लोब्यूल से मुराद उसका जूड़ा बना लो, तो वो ग्लोब्यूल क्या कहलाएगा? वो ग्लोब्यूल टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर। तो दोबारा, पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। बार बार पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि अब जो कॉइल की शक्ल में थी, उसको मजीद बेंड करके, उसको मजीद यूं करके तो जूड़ा बना दिया मैंने। क्या बना दिया है? जूड़ा। ये देखो, ये आप लोगों का जूड़ा, इतना ही गंदा जूड़ा होता है ना आप लोगों का, है ना बेटा? लो मेरे बच्चों, तो यहाँ एक जूड़ा बन गया है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जब बेंड होकर फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू मेक अ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर्स। हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में भी पढ़ा था कि एंजाइम्स हैव ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स, एंजाइम्स हैव ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया? तो जनाब एंजाइम्स भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, तो उनका एंड टर्शरी स्ट्रक्चर तक हो जाता है। फिर मैंने एक पकड़कर जूड़े को मैंने खोलने की कोशिश की, तो अंदर हेयर ड्रेसर ने पकड़कर ठीक ठाक पिन्स तुनी हुई थी, ठीक ठाक पिन्स लगाई हुई थी। तो वो पिन्स अब रिप्रेजेंट करेंगी बेटा आयनिक बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को, डाइसल्फाइड ब्रिजेस को, डाइसल्फाइड ब्रिजेस को।
तो वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं जो इस जूड़े को खुलने नहीं देंगी, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को खुलने नहीं देंगी? तो वो फोर्सेस हैं, नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, इनके आपस में आयनिक बॉन्ड्स बने हुए होंगे, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, जिस तरह यहां थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, और डाइसल्फाइड ब्रिजेस होंगे। क्या होंगे मेरा बच्चा? डाइसल्फाइड ब्रिजेस। वो ऐसा है कि ये अमीनो एसिड जा रही है और ये दूसरी अमीनो एसिड, ये तीसरी अमीनो एसिड, तो सामने वाली अमीनो एसिड की भी चेन है, तो ये दोनों चेन्स अगर आपस में जुड़ी हुई तो कैसे जुड़ी हुई होंगी? एक सल्फर इसने दिया हुआ होगा, अच्छा अब सल्फर 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक सल्फर उसकी तरफ से आएगा, तो दूसरा, ये मैं थोड़ी जगह छोड़ दूं, तो दूसरा सल्फर मेरा बेटा ये छोड़ेगा इस तरह, तो ये एक सल्फर एक अमीनो एसिड का, दूसरा सल्फर दूसरी अमीनो एसिड का, तो ये आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो अब आप देखो कि जब एक सल्फर फिर दूसरा सल्फर और इधर अमीनो एसिड के कार्बन से लिंक्ड है, यहाँ भी अमीनो एसिड के अल्फा कार्बन से अगर लिंक्ड है, तो ये अमीनो एसिड के अल्फा कार्बन्स में बना रहा हूं, तो जब 2 अदद सल्फर के जरिए 2 अमीनो एसिड्स आपस में हाथ पकड़ लेंगे कि खबरदार मैं छड़ के ना जावी, तो उसको बोलेंगे डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने हैं। क्या बने बेटा? डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने हैं। क्या बने मेरे बच्चे? डाइसल्फाइड ब्रिजेस बने हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, एक एक और कुव्वत है, जो एक कुव्वत है जो टर्शरी स्ट्रक्चर दैट इज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाने में मदद देती है, वो है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। कौन कौन से बेटा? हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। अब ये क्या है कि कुछ ऐसी अमीनो एसिड्स हैं जो पानी से प्यार करती हैं, पोलर हैं। अच्छा, जो पानी से प्यार करती हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं, और जो पानी से नफरत करती हैं, मतलब कि नॉन पोलर हैं, वो हाइड्रोफोबिक हैं। क्या है मेरा बच्चा? हाइड्रोफोबिक। अब क्या होगा कि अगर मैं ये कह दूं कि ये वाली अमीनो एसिड और ये वाली अमीनो एसिड, ये वाली अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड्स, ये मैं अमीनो एसिड्स बना रहा हूं, ठीक है। अब बेटा इनमें से जो हाइड्रोफिलिक होगी, जो क्या होगी? हाइड्रोफिलिक। या चलो मैं यहाँ वाला मैं बोर्ड मिटा देता हूं, ये हम कर तो चुके हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलो अब मैं इसको क्या करता हूं कि मैं इसको ब्लू और ब्लैक मार्कर से बना देता हूं ताकि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए। ये देखो भाई, ये है हाइड्रोफोबिक जो पानी से नफरत करती है, और ये कनेक्टेड है किससे? हाइड्रोफिलिक से जो पानी से मोहब्बत करती हैं। तो फिर आई हाइड्रोफोबिक, तो फिर एक हाइड्रोफोबिक, फिर इसने एक हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड दे दी, फिर इसने एक हाइड्रोफिलिक दे दी, फिर यहाँ पर आ गए तो फिर एक हाइड्रोफोबिक आ गई। पुत्र जैसे ही मैं इसको, अच्छा दोबारा सुन लें, ये है हाइड्रोफिलिक, क्या है? हाइड्रोफिलिक, ब्लू वाली हाइड्रोफिलिक है और ब्लैक वाली क्या है बेटा? हाइड्रोफोबिक है। लो जी, ठीक है जी। तो क्या होगा कि जैसे मैं इसके इर्द गिर्द पानी छोड़ूंगा, क्या छोड़ूंगा बेटा? जैसे मैं इसके इर्द गिर्द पानी छोड़ूंगा तो पानी से प्यार किसको है? हाइड्रोफिलिक को। पानी से प्यार किसको? हाइड्रोफिलिक को। और पानी से नफरत किसको है? हाइड्रोफोबिक को। तो बच्चों एकदम क्या होगा कि जितनी फिलिक हैं वो सारी आ जाएंगी बाहर की जानिब, और जितनी फोबिक हैं वो सारी चली जाएंगी अंदर की जानिब। सारी किधर चली जाएंगी? अंदर की जानिब। और ये आपस में सारी इंटरकनेक्टेड है, ये सारी आपस में क्या है मेरा बच्चा? इंटरकनेक्टेड है। तो देखा, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन पानी में जाते साथ ही क्या बना गई? जूड़ा बना गई, ग्लोब्यूल बना गई। क्या बना गई मेरा बेटा? ग्लोब्यूल। किस वजह से? हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स की वजह से और हाइड्रोफोबिक
अमीनो एसिड्स की वजह से। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होती हैं। हाइड्रोफिलिक वो हैं जिन्हें वाटर से प्यार है, हाइड्रोफोबिक वो हैं जिन्हें पानी से नफरत है। तो क्या होगा कि जैसे वो एक्वस एनवायरनमेंट में आएगी वो प्रोटीन, वो क्या होगा कि फिलिक सारी बाहर की जानिब आ जाएंगी, पूरा बॉल बन जाएगा। वो बॉल बज़ाहिर ब्लू कलर का लगेगा, लेकिन जब काट कर अंदर देखोगे तो सारा ब्लैक कलर उसके अंदर होगा, क्योंकि ब्लैक कलर को ये देखो मैंने हाइड्रो लिखा हुआ है तो यहाँ हाइड्रो आना था, ब्लैक कलर को पानी से नफरत था। तो सारी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स अंदर चली जाएंगी और एक जूड़ा बन जाएगा। तो ये था जनाब टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर एक ग्लोब्यूल है, एक जूड़ा है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बेंड होकर फोल्ड होकर अपॉन इटसेल्फ टू मेक व्हाट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। इसके एजेंट्स क्या हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस एंड व्हाट हाइड्रोफोबिक एंड फिलिक इंटरैक्शंस। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ फिर अगेन वीडियो को पॉज करें और पॉज करके तो देख लें कि आपकी बुक में क्या तहरीर है। गॉट इट? तो इसको पढ़ लें। डन मेरा बच्चा? ले जी, अगला है जी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्या किया कि मैंने लट निकाली प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके अंदर कर्ल डाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उस कर्ल वाले को पकड़कर मैंने जूड़ा बना लिया टर्शरी स्ट्रक्चर। अब अगर मैं एक तरफ यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, फिर यहाँ जोड़ा, पूरा सर पर जोड़े ही जोड़े बना लूं, तो आप कहोगे कि सर ने तमाम टर्शरी स्ट्रक्चर्स बनाकर इनको आपस में जोड़ दिया है। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स कहेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर कहेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें एक ग्लोब्यूलर, दूसरा ग्लोब्यूलर, तीसरा ग्लोब्यूलर और चौथा ग्लोब्यूलर। तो जनाब ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स आपस में लिंक्ड होते हैं। तो जब ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स आपस में, टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर्स? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। क्लियर हो गया? ये मेरा बच्चा हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स के टर्शरी चेन्स, पॉलीपेप्टाइड की टर्शरी चेन्स यानी इस तरह वाली चेन्स एग्रीगेटेड मतलब आपस में ग्रुप करके, हेल्ड टुगेदर करके तो क्या बना देती हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं। क्या बना देती है मेरा बच्चा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इजी। वो कौन से एजेंट्स हैं अब जो इन जोड़ों को आपस में बांध के रखेंगे? मतलब जो पिन्स वगैरह लगानी है आपने, तो जो एजेंट्स हैं जो इनको आपस में जोड़ के रखते हैं वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर 3 आयनिक बॉन्ड्स। और इसकी एग्जाम्पल कौन सी है जी? इसकी एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। तो जी हाँ, हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है जिसके अंदर 4 चेन्स थी, 2 अल्फा 2 बीटा। इसके साथ ही यहां तक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हमारा फिनिश हुआ। जरा मैं देख लूं कि कितने टाइम की वीडियो बन चुकी है। अभी जनाब हमारे पास बहुत टाइम है, 18 मिनट्स की हुई है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की तरह का इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो बच्चों मैं वीडियो पॉज करके तो मैं बोर्ड मिटाकर दोबारा हाजिर होता हूं नया बोर्ड लिखकर। तो ऐसा है कि आप लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की रीडिंग कर लें। डन जनाब? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ये बड़ी दफा बोर्ड में आया बेटा। लो मेरे बच्चों, व्हाट आर फाइब्रस प्रोटीन्स? तो मॉलिक्यूल्स जिनमें एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। फिब्रिल्स से मुराद रेशे या ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज कॉइलिंग, या तो स्ट्रेट लाइंस या फिर कॉइल्स। तो इस तरह की पतले पतले रेशे होते हैं तो इन्हें फिब्रिल्स कहते हैं। तो फिब्रिल्स बेटा बारीक धागे, मॉलिक्यूल्स के अंदर 1 या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स, इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। जबकि ग्लोब्यूलर में
ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में जो फिब्रिल्स हैं वो फिब्रिल्स जनाब फोल्ड होकर क्या बनाया हुआ उन्होंने, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? टर्शरी। तो बच्चों दीज आर सेफेरिकल या एलिप्सॉइडल। एलिप्सॉइडल का मतलब लिख लें 3D। एलिप्सॉइडल का मतलब लिखें 3D। Well, ellipsoidal due to multiple foldings of polypeptide chains। तो polypeptide chains की multiple folding की वजह से ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। कौन सी प्रोटीन्स हैं बेटा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। तो इनका नाम भी देख लें आप, कौन सी प्रोटीन्स? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और ये कौन सी थी? फाइब्रस। तो फाइब्रस रेशानुमा, तो ग्लोब्यूलर गुच्छानुमा। तो जनाब पॉइंट नंबर 2, दे कंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर of proteins and they contain tertiary structure of proteins. They contain what? Tertiary structures of proteins. Fibrous proteins are insoluble in aqueous media. Remember that ये पानी में insoluble है, जबकि they are soluble in aqueous media. They can easily disperse within the water. तो these are insoluble in aqueous media. फिर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर है कौन? फाइब्रस प्रोटीन्स, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। सो दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। बच्चों ये ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टाइल बेटा प्रोटीन्स होती हैं, ये लचकदार हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, अपने आप को रिलैक्स भी कर सकती हैं और खिंच भी सकती हैं। ये खिंच भी जाती हैं और फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती हैं। तो दीज आर इलास्टिक इन नेचर। दीज आर व्हाट? इलास्टिक इन नेचर, जबकि वो इलास्टिक नहीं है। अच्छा, इसका जो पॉइंट नंबर 5 है वो ये है कि अगर आप इनके टेम्परेचर में, इनकी pH में या इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज करोगे तो बेटा फिजियोलॉजिकल यानी कि फंक्शनल या फिजिकल कोई चेंज आ गई, ये अपने आप को तोड़ लेती हैं, ये लीर हो जाएंगी, ये अपने आप को तोड़ लेंगी, अपने आप को डिसऑर्गेनाइज कर लेंगी, जिसको आप कहोगे प्रोटीन डी नेचर हो गई है। याद आया? एंजाइम्स डी नेचर हो जाते थे, तो एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन सी और हल्का सा स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब हम ऊपर जाते थे या pH में स्लाइड चेंज तो कुछ नहीं कहता, जो ड्रास्टिक चेंज है अगर बहुत ज़्यादा हम चेंज कर दें तो बेटा फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंज आएगी वो उन्हें तोड़ फोड़ के रख देगी। दैट इज़ वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? डिसऑर्गेनाइज। अच्छा जी, स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स। तो मेरे बच्चों इनका स्ट्रक्चरल रोल इन सेल्स है क्योंकि हमारे मसल सेल्स के अंदर भी ये मौजूद हैं। गॉट इट? तो ये सेल्स के अंदर इनका स्ट्रक्चरल रोल्स है कई। अच्छा, फिर वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, वो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स वाले जो साइटोस्केलेटन है वो भी इन्हीं पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, एग्जाम्पल सिल्क फाइबर, जो कि सिल्क वर्म खारिज करता है, या मकड़ी का जो जाला होता है वो सिल्क फाइबर जो है वो भी फाइबरस प्रोटीन है। हमारे मसल्स में मौजूद मायोसिन भी क्या है? प्रोटीन है। इसी तरह ब्लड क्लॉट्स बनाने वाली प्रोटीन फाइब्रिन, ये भी फाइबरस प्रोटीन है। मायोसिन भी फाइबरस प्रोटीन है। सिल्क फाइबर भी फाइबरस प्रोटीन है। और बेटा हमारे नाखूनों और बालों में पाए जाने वाली प्रोटीन, भाई फिर ना कहना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कैराटिन। कि कैराटिन क्या है? तो पता लगा कैराटिन नेल्स और हेयर में पाया जाता है। किसमें बेटा? नाखूनों और बालों में पाया जाता है। जबकि इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, जिसकी आजकल बड़ी ज़रूरत है हमें कोरोना की वजह से, और हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन। ये सारी क्या हैं जनाब? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। लो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा प्रोटीन वाला पोर्शन ख़त्म हुआ। आज के लेक्चर नंबर 13 से आपके सरअफ़ज़ल इजाज़त चाहते हैं। हाज़िर होऊंगा मैं इंशाल्लाह अब न्यूक्लिक एसिड्स के साथ लेक्चर नंबर 14 में। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।
मेरी ढेर सारी दुआएं हैं मेरे बच्चों के लिए। अल्लाह करीम किसी माँ बाप को बच्चों का गम ना दे, अल्लाह पाक किसी बच्चे को माँ बाप का गम ना दे। अपने माँ बाप की खिदमत करते रहो। इसी मैसेज के साथ बेटा मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो। खुदा हाफिज़।